गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12th का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियां। आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। या इसे शॉर्ट में कहते हैं फ्लॉट। फ्लॉट का अर्थ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट फ्लॉट या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्यारे विद्यार्थियों, इस नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो इस नियम के अनुसार या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल यू। देखो, आंतरिक ऊर्जा मतलब है निकाय की आंतरिक ऊर्जा मतलब है निकाय का टेम्परेचर, निकाय का ताप। निकाय की आंतरिक ऊर्जा और परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य डेल डब्ल्यू के योग के बराबर होती है। ये तो मैंने अब बात जो बोली थी उसको हिंदी में व्यक्त किया है और ये गणितीय रूप में हो जाएगी, अर्थात डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और आपने देखा था कि जो डेल क्यू है वो डेल यू और डेल यू, ये डेल डब्ल्यू क्या था, पी डी वी या पी डेल वी या पी डेल वी। इतनी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियों में कार्य का अध्ययन किया था, वहां पी डेल वी का भी अध्ययन किया था। तो डेल डब्ल्यू को मैं पी डेल वी भी रख सकता हूं। यही आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब इस नियम की कुछ विशेषताएं हैं, वो नंबर 1 में आपको लिख देता हूं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के
सिद्धांत पर आधारित है। देखो, हमने जब ऊष्मागति का शून्यांकी या शून्यवा नियम पढ़ा था तो देखा था कि ऊष्मागति का शून्यवा नियम ताप की अभिधारणा को व्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार ऊष्मागति का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को व्यक्त करता है। तो यह नियम आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को व्यक्त करता है। कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अभिधारणा पर आधारित है, तो ये आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किस अभिधारणा पर आधारित है, तो वो आपकी ताप की अभिधारणा पर आधारित है। यह नियम प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। यह नियम प्रकृति के प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो प्रकृति के प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। यह पदार्थ की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव वह गैस के लिए सत्य है। ये जो नियम है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, तीनों के लिए लागू होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह नियम ऊष्मा तथा कार्य के बीच कोई अंतर नहीं बताता है। ये जो नियम है यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मा तथा कार्य के बीच कोई अंतर नहीं बताता है, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा या तो ऊष्मा दी या उस पर कार्य किया या दोनों द्वारा बढ़ाई
जा सकती है। या तो ऊष्मा दी जाए या उस पर कार्य किया जाए या दोनों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऊष्मा दी जा सकती है और कार्य करके भी। तो यह हमारी ऊष्मागति के प्रथम नियम के कुछ फायदे थे जो हमने देखे। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ऊष्मागति के प्रथम नियम की सीमाएं। ऊष्मागति के प्रथम नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं, लिमिटेशन। देखो, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण की दिशा को नहीं दर्शाता है। यह नियम ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा को नहीं दर्शाता है। यह नियम ऊष्मा के स्थानांतरित दिशा को नहीं दर्शाता है, यह इसकी कमी है। दूसरी जो इसकी कमी है वो यह है कि हमने ये जब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित भौतिक राशियां पढ़ी थी तो हमने देखा था कि आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। अर्थात वो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। बीच में ताप घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर करती है, अर्थात इसको मैं गणित में कह सकता हूं, जब पथ पर निर्भर करती है नहीं करती है तो अर्थात जो आपका डेल यू है वो होना चाहिए शून्य। जब डेल यू शून्य है तो फ्लोट से FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम क्या जानते हैं, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्लू। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या 1 का मान 2 में रखने पर तो डेल क्यू बराबर डेल डब्लू आना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम निकाय को ऊष्मा देते हैं तो वो संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक कार्य में बदल रही है। जितनी दी गई ऊष्मा है उतना किया गया कार्य है, अर्थात संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक कार्य में बदल रही है। इसकी व्याख्या ऊष्मागति का प्रथम नियम नहीं करता है। यह नियम ऊष्मीय स्रोत के बारे में जानकारी नहीं देता है। अर्थात देखो, यह नियम ऊष्मीय स्रोत का मतलब है
निकाय, निकाय ठंडी है या गर्म है, इसकी जानकारी ऊष्मागति का प्रथम नियम नहीं देता है। अर्थात निकाय ठंडी है या गर्म है, ठंडी है या गर्म है, इसकी जानकारी भी ऊष्मागति का प्रथम नियम नहीं देता है। बाकी हमने इसके फायदे देखे ही हैं कि ये जो नियम है प्रकृति के प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। ये नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के लिए सत्य है। ये नियम आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को व्यक्त करता है, जबकि शून्य व नियम ताप की अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो हर नियम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में ऊष्मागति का प्रथम नियम अपनी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अब देखो, इस नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटियां हैं। चिन्ह परिपाटियां, महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटियां। चिन्ह परिपाटी, देखो हम जानते हैं कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्लू, अर्थात डेल क्यू, डेल यू और डेल डब्लू तीनों जूल या कैलोरी में व्यक्त किए जाते हैं। या तो हम इनको जूल में व्यक्त करेंगे या कैलोरी में व्यक्त करेंगे। पहले तो अपने को ये बात याद होनी चाहिए चिन्ह परिपाटी में। दूसरी, इसमें जो डेल क्यू है या डेल यू है या डेल डब्लू है, कब इनके साथ प्लस आएगा, कब इनके साथ माइनस आएगा, उसके बारे में भी हम यह अध्ययन करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं राशि और स्थिति। या तो होगी राशि और इधर हो जाती है इसकी स्थिति। तो आपकी पहली राशि है डेल क्यू, फिर डेल डब्लू और डेल यू। अब यहाँ पे प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। निकाय को ऊष्मा दी जाती है। देखो हमने पहले देखा है कि निकाय या तंत्र जिसमें बहुत सारे अणु या परमाणु का समूह होता है उसे हम निकाय कहते हैं, और ये एक निश्चित सीमाओं में बंधी होती है, और उस निश्चित सीमाओं के जो बाहर का क्षेत्र है उसे हम परिवेश कहते हैं।
तो निकाय को जब ऊष्मा दी जाती है तो हम डेल क्यू का मान प्लस में लेंगे। यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो डेल क्यू का मान प्लस में लेंगे, और निकाय से ऊष्मा ली जाती है, निकाय से ऊष्मा ली जाती है। देखो हमने देखा था कि देखिए ये आपका परिवेश है, इसके चारों ओर जो ये परिवेश है, और ये आपकी निकाय है। और यदि आपको पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बारी मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब हमने देखा था कि निकाय का टेम्परेचर हमने माना था टेम्परेचर ऑफ सी, और जो परिवेश था, परिवेश ये वाला जो परिवेश है, परिवेश को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, इसका टेम्परेचर मानता अपन ने TE। और हमने देखा था कि जब TC ज़्यादा है और TE कम है, यानी TC ग्रेटर देन TC ग्रेटर देन TE है, तो निकाय परिवेश को ऊष्मा देगी, यानी निकाय से ऊष्मा परिवेश की ओर स्थानांतरित होगी। उस स्थिति में डेल क्यू का मान क्या आएगा? माइनस। और यदि मैं इस स्थिति का विलोम कर दूं, यानी कि डेल E ग्रेटर देन डेल C, तो परिवेश निकाय को ऊष्मा देगा, तो उस स्थिति में डेल क्यू का मान क्या आएगा? प्लस आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, यदि गैस खुद कार्य करती है तो जो डेल W है वो प्लस में आएगा। अर्थात जब गैस का प्रसार होता है, यदि गैस खुद कार्य करती है, यानी गैस जो पिस्टन को खुद ऊपर भगाती है या ऊपर भेजती है, तब कार्य का मान धनात्मक होगा। और यदि हम पिस्टन को दबाएं या गैस को संकुचित करें या उसका संपीड़न करें, तब किया गया कार्य क्या आएगा? ऋणात्मक। तो गैस द्वारा किया कार्य आएगा, यानी कि प्रसार होगा, तो प्लस आएगा। और गैस पर कार्य किया जाता है, गैस पर कार्य किया जाता है, अर्थात संकुचन, तब किए गए कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो जब देखो गैस कार्य करती है, जब गैस द्वारा कार्य किया जाता है अर्थात प्रसार होता है, तो डेल W प्लस में होगा, और गैस पर कार्य किया जाता है तो डेल W क्या होगा? माइनस में होगा। जो आंतरिक ऊर्जा है, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ाया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, और उस केस में प्लस चिन्ह लेंगे। और जैसे इसका विलोम, ताप घटाया जाता है, ताप घटाया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा घटती है, अर्थात डेल यू का मान क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। तो डेल यू का मान क्या आएगा? माइनस चिन्ह में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऊष्मागति का प्रथम नियम था, जिसे हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? ऊष्मागति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखी। इस नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा और परिवेश के विरुद्ध
निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अर्थात डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू बराबर पड़ा था पी डी वी या पी डेल वी। तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी। ये हमने देखा है। फिर हमने देखा कि ये जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, इसके कुछ फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा हमने देखा कि जिस प्रकार शून्यवान नियम या ऊष्मागति का शून्यवान नियम ताप की अभिधारणा को व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मागति का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को व्यक्त करता है। हमने फिर ये भी देखा कि ये जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है वो प्रकृति के प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। हमने ये भी देखा कि ये जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस के लिए सत्य है। फिर हमने देखा कि जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं वहाँ उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, सीमाएं ही हैं। पहली लिमिटेशन ये थी कि इस नियम में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस दिशा में होता है, इस नियम की व्याख्या ऊष्मागति का प्रथम नियम नहीं कर पाया। फिर हमने ये भी देखा कि यदि हम ये जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात डेल यू जीरो है। जब डेल यू जीरो है तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू होगा, अर्थात निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा या निकाय द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिणित हो जाती है। इस बात की व्याख्या भी ऊष्मागति का प्रथम नियम नहीं कर पाया। और फिर हमने इसकी चिन्ह परिपाटी देखी कि डेल यू कब कब धनात्मक और कब कब ऋणात्मक होता है, डेल डब्ल्यू कब कब धनात्मक और कब कब ऋणात्मक होता है, और डेल क्यू भी कब कब धनात्मक और कब कब ऋणात्मक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।